रशीद पुत्र, ये जो जनानियां होती हैं ना, कसम से बड़ी बेवफा और धोखेबाज होती हैं। वड्डे से वड्डा नुकसान करवा लेना पर इनकी गल का कभी यकीन ना करना। चाचा फजलू ने बिरयानी वाले शॉपर में से मुर्गे की आधी अधूरी टांग निकाली और इस पर अपने दांतों की तेजी आजमाते हुए अपना फलसफा बयान करने लगा। रशीद ने एक मुस्कुराती हुई नजर इस पर डाली और कसी, जिससे वो नहर के टूटे हुए बंद को दोबारा बांधने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ रखकर साफे से माथे का पसीना साफ किया, शीशम के दरख्त के साए में आकर बैठ गया और पास पड़ी पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। चाचा, जिस तरह सब मर्द एक जैसे नहीं होते, वैसे ही सारी की सारी औरतें भी एक जैसी नहीं होती। इसने चाचा फजलू की बातों में दिलचस्पी लेते हुए कहा, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती थीं। वो सब तो बहुत अच्छी और रिश्तों को निभाने वाली थीं। कोई तुझे नहीं पता इन जनानियों के मुक्करगा ये दिखाती सजी और मारती खब्बी हैं। और रशीद पुत्र, औरत की फितरत में वफा है ही नहीं। मैंने ये बाल धूप में चिट्टे नहीं किए, एक उम्र गुजारी है। चंगा भला बंदा भी इनके फरेब में आ जाता है। आंसू तो इनके पल्लू से बंधे रहते हैं। तो तूने शादी इसीलिए नहीं की चाचा, हालांकि बकौल तेरे पूरे पिंड में तेरा जैसा कोई सजीला और गबरू जवान था ही नहीं। रशीद मुस्कुराते हुए ये बात का रुख ना मोड़ता तो चाचा फजलू तमाम औरतों को बेवफा साबित करके ही उठता। चाचा यूं करा जैसे इसने कोई पुरदर्द सी गजल सुन ली हो। रशीद जानता था कि अब इसने उम्र गुज़श्ता से 3-4 मुआशके निकाल लेने हैं, जिन्हें चारों नचार इससे सुनना ही पड़ता। मगर भला हो रिदा का, जो ऐन वक्त पर एक तरफ से आती दिखाई दी थी। ले भाई, आ गई तेरी ही रोटी लेके। चाचा ने अपना साजो सामान समेटना शुरू कर दिया। मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए मैं तो चला। वो उठते हुए बोला और एक गहरी नजर दूर से आती हुई रिदा पर डालते हुए वहां से रुखसत हो गया। रशीद की नजरें सामने से आती रिदा के खूबसूरत सरापा में उलझकर रह गई थी। तराशीदा होंठ, सायराना बड़ी बड़ी स्याह आंखें, गन्नी रंगत, वो इसके मलकुती हुस्न में खो सा गया। रिदा गांव की सादगी भरी मखसूस खूबसूरती की मुजस्सम तस्वीर थी। क्या आंखें फाड़े देख रहे हो, पहले कभी नहीं देखा? करीब आने पर वो अपने मखसूस बिला झिझक अंदाज में बोली और फिर एक अदा से मुस्कुराई। रशीद कुछ शर्मा सा गया। क्या करूं, जब भी तुम्हें देखता हूं ऐसा लगता है जैसे पहली मर्तबा देख रहा हूं। तुम्हारी दीद में वो बेखुदी है जो आसपास के माहौल से बेगाना कर देती हैं और मैं बेख्तियार सा हो जाता हूँ। वो यकटक रिदा के चेहरे पर नजरें जमाए खुद कार से अंदाज में बोलता चला गया। वो ऐसा ही था, इसकी तारीफ घंटों बगैर रुके बोल सकता था। बस यही नुकसान हुआ है हमें तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने का। तुम बातें बड़ी बड़ी करने लगे हो। वो खूबसूरत दांतों की नुमाइश करते हुए पूरे दिल से मुस्कुराई। कहते हैं कि मोहब्बत करने वाले एक दूसरे की खामोशी की जुबान भी समझ लेते हैं, और एक तुम हो कि मेरी इतनी आसान बातें भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। रशीद ने मजाक में एक संजीदा बात कही तो रिदा जैसे उतार सी गई। उफ, एक तो तुम एक बात को पकड़कर बैठ जाते हो। वो कपड़े में लिपटी रोटियां निकालने लगी। गुफ्तगू में बेजारी, मतलब ताल्लुक में बेजारी। रशीद को अब इसे छेड़ने में मजा आ रहा था। फिलहाल रोटी खाओ, मुझे मालूम है जब तुम्हारा भूख से बुरा हाल होता है तो ऐसी ऊंट पटांग बातें तुम्हारे मुंह से आने लगती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। इसने साग पर मक्खन रखते हुए प्लेट रशीद की जानिब किसकिसाई तो रशीद मुस्कुराते हुए खाने पर झुक गया और वो थोड़ी हथेली पर रखे टिकटकी बांधकर इसे देखने लगी। क्या देख रही हो?
काफी देर बाद जब इसने नजरें न हटाई तो वो पूछे बिना न रह सका, बस ऐसे ही जैसे तुम्हारा मुझसे बातें करने को जी चाहता है, वैसे ही मेरा तुम्हें देखते रहने को दिल करता है। रिदा ने खोए खोए लहजे में कहा तो औरत से मुतल्लिक ख्यालात जो अभी कुछ देर पहले चाचा फजलू इसके दिमाग में उंडेल कर गया था, गलत महसूस हुई है। चाचा फजलू ने अभी औरत की बेवफाई देखी थी। इसकी वफा मोहब्बत देखता तो यकीनन अपने नजरियात बदल लेता, और वैसे भी किसी एक की बेवफाई का इल्जाम सारी जिन्स पर लगा देना कहाँ की दानिशमंदी है। रशीद ने सर झटका और सारी तवज्जो सामने बैठी हुई रिदा की जाने मरकूज कर दी। रात के खाने के बाद रशीद ने चरपाई हवेली की छत पर डाली ही थी कि मोबाइल बज उठा। इसने फोन निकाल कर देखा। अकबल का नाम देखती ही इसके होंठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट बड़ी बेख्तियार थी। हेलो कमीने इंसान, कहाँ फौत हो गया था? इसने छूटते ही बगैर लिहाज कहा। तुझे मालूम है मैंने कितनी बार तेरा नंबर मिलाया और हर मर्तबा मुझे आपका मिलाया हुआ नंबर बंद है वाली मनहूस रिकॉर्डिंग सुनना पड़ती थी। इसने अकमल की सुने बगैर बेनकत सुनाना शुरू कर दी। यार सांस तो ले, कुछ मेरी भी सुन ले भाई। अकमल ने तकरीबन मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा तो वो थमा। रशीद का गुस्सा जायज था। इन दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से MBA किया था। तालीम मुकम्मल करने के बाद रशीद वापस गांव आ गया था, जबकि अकमल ने अपने वालिद का बिजनेस संभाल लिया था। कुछ अरसा तो इनके दरमियान राब्ता रहा, फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि अकमल का नंबर बंद हुआ तो पूरे 2.5 साल बंद ही रहा। रशीद ने इतनी दफा इसका नंबर मिलाया था मगर इसकी तरफ जामिद खामोशी ही रही, और अब अचानक इतने अरसे बाद इसका फोन आ गया। तेरे सारे गिले शिकवे दूर करने आ रहा हूँ, अकमल ने चहकते हुए इसे बताया। क्या मतलब? रशीद ने न समझने वाले अंदाज में पूछा। अरे तेरे पास आ रहा हूँ, तेरे गाँव। वाकई? रशीद ने तकरीबन चीखते हुए पूछा। कब? कल रात का खाना तेरे पास खाऊंगा। चल ठीक है, कल मिलते हैं। अकमल ने अलविदाही अंदाज इख्तियार किया तो रशीद ने भी इख्तितामी कलमात कहे। मैं इंतजार करूंगा। ये दोस्ती का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। हर रिश्ते से, हर ताल्लुक से ज्यादा खास और हर बंधन से ज्यादा मजबूत। अगले दिन अकमल रशीद के पास मौजूद था, जिसके साथ इसने यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजारे थे। उन्होंने खुशी और गम के बहुत सारे लम्हात एक साथ देखे थे। खुशियों में साथ हंसे थे तो उदासियों में एक साथ उदास हुए थे। उन्हें एक साथ जिंदगी का बहुत सा सर्दो गर्म झीला था। दोस्ती का रिश्ता होता ही ऐसा है। दुख सांझे होते हैं, एक दूसरे का दर्द महसूस करने पर मजबूर कर देता है और दिलों को एक दूसरे की मोहब्बत से चूर कर देता है। दोस्ती दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जो ताल्लुक को बोझ बनने नहीं देता, बल्कि एक ऐसा मजबूत कांधा बनता है जिसके सहारे हर मुश्किल, हर रुकावट तस्खीर की जा सकती है। दोनों रात के खाने के बाद हवेली की छत पर चारपाइयां डाले नीम दराज यूनिवर्सिटी की यादों को ताज़ा कर रहे थे। इनके सराहने वाली चारपाई पर चाचा फजलू बेसुध पड़ा था। इनके ऊंचे और बुलंदो बांग कैकों से इसकी नींद लम्हे भर के लिए टूटती और वो कुछ बुड़बुड़ाते हुए करवट बदलकर फिर सो जाता। यार रशीद, वैसे एक बात है, शहरी लड़कियां तेरे पिंडू मुखड़े पर मरती बहुत थी। तेरी इन मूंछों और शलवार कमीज तले पेशावरी चप्पल ने बेचारियों को चारों शाने चित कर रखा था। अकबल ने आंखें दबाते हुए मानी खेज अंदाज में कहा तो रशीद शर्मा गया। इस तरह शर्माने पर अकबल ने एक और जानदार कहका लगाया और बोला, यार तू अभी भी वैसे का वैसा ही है, शर्मीला, जरा भी नहीं बदला। मेरे भाई अब तो बदल जा।
اب تو لڑکیاں بھی ایک بوائے فرینڈ پسند نہ آئے تو دوسرا چننے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس گاؤں والی مخصوص جھجک نہیں جاتی۔ رشید مزید شرما گیا۔ یار تو کیوں بھول جاتا ہے کہ تو 4 سال یونیورسٹی میں گزار چکا ہے اور یونیورسٹی کے کھلے ڈلے ماحول میں تو اچھی خاصی دبو لڑکی بھی پر پرزے نکال لیتی ہے۔ تو پھر مرد ہے۔ اکمل آج ہی اس کی ساری جھجک ختم کرنے پر تلا بیٹھا تھا۔ بس یار میں ایسا ہی ہوں۔ تو بتا، تو کیا کم تھا؟ دوسروں کی گرل فرینڈ پر تیری ڈال ٹپکنے لگتی تھی۔ رشید نے جوابی وار کیا تو وہ خجالت سے سر کھجانے لگا۔ بس یار کیا کروں، عادت سے مجبور تھا۔ تو وہ عادت اب بھی برقرار ہے یا چھوٹ گئی؟ رشید نے پوچھا۔ عادتیں اتنی آسانی سے کہاں چھوٹتی ہیں میرے دوست، اس نے معنی خیز انداز میں کہا تو رشید تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ بتا، یہ بیچ کے 2.5 سال کہاں کہاں کی خاک چھان رہا تھا؟ اس نے اکمل کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ارے یار خوب یاد دلا دیا، بس اکتا گیا تھا زندگی سے، اسی لیے دنیا کی سیر کرنے کے لیے نکل گیا۔ مالی مسائل تو جانتا ہے کہ مجھے کبھی نہیں رہے، فکر نہ فاقہ معاملہ تھا میرے ساتھ، اس نے بے نیازی سے کہا اور رشید اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی پچھلے دنوں ہی لوٹا ہوں اور سب سے پہلے تجھ سے رابطہ کیا ہے، اس نے جیسے احسان جتایا۔ کمینے انسان، میرے علاوہ اور تجھے منہ لگاتا کون ہے؟ رشید نے آئینہ دکھایا تو وہ شرمندہ ہونے کی بجائے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جاننے سے پہلے انسان کسی کو اپنے جینے مرنے کی خبر ہی دے دیتا ہے کہ میرے لیے اپنی آنکھوں کی بینائی ضائع مت کرنا، کیونکہ میں ایک لمبے عرصے کے لیے کہیں دفن ہو رہا ہوں۔ رشید نے مزید لتاڑا۔ اب آ گیا نا، اتنی آسانی سے تیری جان نہیں چھوڑوں گا۔ تو بتا شادی کا کیا سین ہے؟ اکمل کے پوچھنے پر رشید کے چہرے پر ایک الو سی مسکراہٹ کھلنے لگی اور پردے تصور پر ردا کا چہرہ نمودار ہو گیا۔ بس یوں سمجھو کہ ہجر کی رات اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ اس نے آسودہ سی سانس خارج کرتے ہوئے خود کو چرپائی پر ڈھیلا چھوڑ دیا اور نظریں ستاروں بھرے آسمان پر جما دی۔ مطلب تیری شادی ہونے والی ہے؟ اکمل نے بے یقینی سی اس کی طرف دیکھتے ہوئے تکیے کی ٹیک چھوڑ دی۔ ہاں یہی سمجھو، رشید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمجھو کیا مطلب ہونے والی ہے؟ وہ چل کر رشید کی چرپائی پر آ گیا۔ ارے ہاں یار، اب کیا لکھ کر دوں؟ رشید نے تنگ آ کر کہا تو اکمل اس کی گردن کو بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ کر رکیدنے لگا۔ اے چھوڑ یار، کیا کر رہا ہے؟ رشید نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اچھی خاصی پنگا مشتی کے بعد اکمل نے رشید کو چھوڑ دیا۔ قسم سے یار، بہت عرصے بعد کسی قریبی دوست کی شادی سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا، میں تو خوب انجوائے کروں گا۔ وہ واپس اپنی چرپائی پر جا بیٹھا۔ ہاں کر لینا، جی بھر کے انجوائے، رشید نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا اور اکمل کے کھلتے چہرے سے اس کی اندرونی خوشی کا اندازہ کرنے لگا۔ وہ کوئی غیر ضروری سا کام کر رہی تھی جب اچانک ہی اسے رشید کا خیال آیا۔ بے اختیار اس کا دل چاہ کہ وہ ایک نظر اسے دیکھ آئے۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں خود کو رشید کے روبرو دیکھ کر مسکرائی اور دوپٹہ سر جماتے ہوئے رشید کی حویلی کی طرف چل پڑی۔ پچھلی گلی میں ہی تو گھر تھا اس کا خیال تھا کہ وہ گھر پر ہی ہوگا، لیکن اس اندازے میں چونک سی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر جانے لگی، باہر اچانک کسی اجنبی سے ٹکرا گئی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ پورے وجود سے ہل کر رہ گئی۔ اوئے اللہ جی! بے اختیار ردا نے اپنا کندھا پکڑ لیا جو اجنبی کے مضبوط شانے سے ٹکرا گیا تھا۔
अजनबी ने इसे अपनी पुरशौक निगाहों के हसार में लिया। पहले तो वो थोड़ी जुज़-बुज़ हुई, फिर शदीद खौफ में इसके तेवर बिगड़े, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो रशीद के घर से निकल रहा था तो यकीनन इसका जानने वाला ही कोई होगा। आपकी तारीफ वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए अजनबी से मुस्तफसर हुई। नागवारी की शिकनें इसके चेहरे पर अलबत्ता वाज़ेह देखी जा सकती थी। यूं तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मुकाबिल भी गालबन ढीठ मिट्टी का बना हुआ था। सीने पर हाथ बांधते हुए इत्मीनान से मुस्कुराया। देखिए, आप जो कोई भी हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन चूंकि रशीद के मेहमान हैं तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि रशीद से आपका क्या ताल्लुक है। क्योंकि रशीद पहले मोहब्बत और फिर मंगनी करके सारे हक इसे वदीयत कर चुका था, सो वो कुछ भी पूछने का इस्तेकाक रखती थी। आप रशीद के घर बगैर किसी झिझक के दाखिल हो रही थी और मैं इसका मेहमान हूँ। इसका मतलब है हम दोनों का किसी न किसी हवाले से इससे गहरा ताल्लुक है। तो फिर क्यों ना आप ही ये बताने की ज़हमत कर लें कि आप रशीद की क्या लगती हैं। अगला इसे तपाने का पूरा एहतमाम किए बैठा था। रिदा के गुस्से में इस दफा हैरानी भी थी। अजीब शख्स था, खामखा सर पे चढ़े जा रहा था। मैं रशीद की मांग, पता नहीं क्या सोचकर वो मंगेतर कहते कहते रुक गई। क्यों? मैं क्यों बताऊं आपको कि मैं रशीद की क्या लगती हूँ? आप कोई मेरी फूफी के पुत्र हैं? वो दोनों हाथ कमर पर रखे इसके सामने तनकर खड़ी हो गई। इसका ये अंदाज अकमल को इतना भाया कि वो कहका लगाकर हंस पड़ा और वो इसे मशकूक निगाहों से घूरती हुई इसके जवाब का इंतजार किए बगैर वहां से लौट आई। इसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में अजीब सा उल्हड़पन था। इस एक लड़की के वजूद में पूरी कायनात थी। वो यूं इसके हवास पर सवार हुई थी जैसे अव्वल शब का सन्नाटा तमाम रात हर जी नफ्स को अपने परहोल हसार में समोए रखता है। इसका ख्याल किसी आसेब की तरह इसके ज़हन से चिपक गया था और वो इसे सोचने लगा। इसका बेबाक अंदाज अकमल को भुलाए नहीं बोलता था। क्या लड़की थी वो। रिदा के ख्याल के जेरे असर वो बड़बड़ाया, पर जो कोई भी थी कमाल थी, शानदार थी। लेकिन वो थी कौन? इसकी सोच का घोड़ा इस एक सवाल पर आकर रुक गया था। अभी वो यही कुछ सोच रहा था कि फजलू चाचू घर में दाखिल हुआ। हाँ भाई शहरी बाबू, किन सोचों में खोया हुआ है? चाचा फजलू ने इससे पूछा। वो खेती बाड़ी में आम इस्तेमाल होने वाले औजार बरामदे के एक कोने में रखने जा रहा था। अरे चाचा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अकमल इसको देखते ही खुश हो गया। ओ पुत्र, इतनी लंबी हयाती का मैंने करना ही क्या है। भला तेरी चाची साथ होती तो और गल थी। इसके अपने दुख थे और खुद साथ था। अकलापे का दुख बाकी दुखों पर हावी था। तो चाचा, अब कौन सा तुम बुढ़े हो गए हो? मूड बनाओ, चाची भी ढूंढ कर ले आते हैं तुम्हारे लिए। अकमल ने इसको छेड़ा। ओए पुत्र, ये गल तू भी चंगी तरह जानता है कि अब तेरे चाचे में वो पहली वाली गल नहीं रही। बाकी सब दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं। फजलू ने तासुब से लबरेज लहजे में कहा तो अकमल की हंसी निकल गई। कैसी मायूसी वाली बातें करते हो चाचा। बंदे का दिल जवान हो तो जिस्मानी बुढ़ापा कोई मानी नहीं रखता। इसकी दिलचस्प बातों में अकमल अपनी अहम बात भूल गया था और ये सब किताबी बातें हैं। अपनी अयाशियों को ना छोड़ने का बहाना बनाया हुआ है इन पैसे वालों ने, वरना बुढ़ापे से बड़ी हकीकत और इबरत कोई नहीं है दुनिया में। चाचा साफे से माथे का पसीना साफ करते हुए इसके पास ही बैठ गया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। मेरी एक गल याद रखी अकमल पुत्र, हर उम्र का एक वक्त होता है। जवानी में बचपन और बुढ़ापे में जवानी के धोखे में रहना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं।
اس کے سمجھانے والے انداز پر اکمل نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا مگر باتیں دانشوروں جیسی کرتا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، علم ڈگریوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی جاہل کی جاہل ہی رہتے ہیں اور کچھ چاچا فضلو کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جائیں تو لگتا ہے دنیا جہاں کا علم انہوں نے گھول کر پی رکھا ہے۔ یہ بتا کتنے دن یہاں رہے گا؟ چاچا فضلو نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ کیوں چاچا، تنگ آ گئے ہو مجھ سے؟ اکمل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں پتر، ہم گاؤں کے سادہ مزاج لوگ ہیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی سے منہ موڑنا ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے گھر آئی ہوئی رحمت کو ٹھکرا دینا۔ چاچا اب آیا ہوں تو کچھ دن رہوں گا۔ ویسے بھی میں اور رشید ایک عرصے بعد ملے ہیں۔ میں اگر جانا بھی چاہوں تو رشید مجھے اتنی جلدی نہیں جانے دے گا۔ ہاں، کہہ تو بالکل ٹھیک رہا ہے۔ تم دونوں کا یارانہ میں نے دیکھا ہے۔ بہت محبت ہے تم دونوں میں، اور رشید کی تو میں رگ رگ سے واقف ہوں۔ یاریاں نبھانے والا دیدار پتر ہے میرا۔ چاچا فضلو نے فخر سے یوں سینہ پھیلایا جیسے رشید واقعی اسی کا بیٹا ہو۔ کچھ رشتے ویسے بھی دنیا کے مرجع اصولوں سے ماورا ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے عقل کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ عجیب اجنبی تھا جو خود کو مانوس ثابت کرنے پر تلا بیٹھا تھا۔ اکمل سے تصادم والا لمحہ ردا کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا اور وہ اس منظر کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی، لیکن دل اسے یاد کرنے میں لطف محسوس کرتا۔ وہ خود کو بارہا یاد دہانی کراتی کہ وہ صرف اور صرف رشید کی ہے۔ اس پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ صرف رشید کا ہے۔ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ مرکزی دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور رشید پرجوش سا اندر داخل ہوا۔ میرے ساتھ آؤ ردا، میں تمہیں ایک ایسی ہستی سے ملواتا ہوں جو تمہاری طرح میرے دل کے بہت قریب ہے۔ رشید اس کی کلائی پکڑ کر تقریباً کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ سنو تو صحیح، میری بات تو سنو رشید۔ وہ رشید کی مضبوط گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش میں بحال ہونے لگی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے جس سے ملوانا چاہتا ہے وہ اس سے پہلے ہی مل چکی ہے اور اب دوبارہ نہیں ملنا چاہتی۔ کچھ لوگوں سے محض ایک بار ملنا ہی کافی رہتا ہے۔ بار بار ملنے سے وہ اپنے سیر کے آکٹوپس میں اسے بری طرح جکڑتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس کی شخصیت کے شکنجے میں کستا چلا جاتا ہے۔ اکمل بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔